हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत शांति शिक्षा एवं सतत विकास। शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। व्यक्तित्व के विषय में हम लोग पढ़े हैं कि व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं और व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, या इसे दूसरी भाषा में कहा जाए कि प्रभावी कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। निर्धारक तत्व का मतलब ये होता है कि कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और उसी तरह सेम टू सेम जिस तरह से हमारा व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व आएंगे, ये तत्व मिल करके व्यक्तित्व की रचना करते हैं और वही कारक व्यक्तित्व को प्रभावित भी करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक साथ व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसे हम विभिन्न चरणों में बांट लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं विभिन्न बिंदुओं को, और एक एक बिंदु को पढ़ेंगे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। दूसरा हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। तीसरा हमारा कारक है शारीरिक रसायन। शारीरिक रसायन। चौथा हमारा कारक है वातावरण। ये हमारे चार कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। ये वातावरण के अंतर्गत तीन प्रमुख कारक आते हैं: परिवार, समाज और तीसरा विद्या। परिवार, समाज और विद्यालय। तो आइए समझते हैं कि करके कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम मतलब वंश का अनुक्रमण करना या वंश का अनुकरण करना, कि व्यक्तित्व का वह गुण जो हमारे माता पिता के द्वारा हमको मिला हुआ है, या कहा जाए पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले गुणों के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। तो गुणों का कहने का मतलब केवल गुण ही नहीं, गुणों का कहने का मतलब अवगुण भी। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर जो गुण हमको हमारे माता पिता से मिले हैं, हमारे माता पिता को हमारे दादा दादी से मिले होंगे, हमारे दादा दादी से हमारे परदादा परदादी पर नाना पर नानी से मिले होंगे।
इन गुणों का हमारे अंदर समावेश हो जाना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। अब इससे कैसे व्यक्तित्व निर्धारित होगा? जैसे एक बुद्धिमान माता पिता की संतानें अक्सर बुद्धिमान पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि वंशानुक्रम की देन होती है कि उसके माता पिता बुद्धिमान हैं। उसके माता पिता के बुद्धिमान होने का कारण भी उसके दादा दादी होंगे, और वही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य क्या कर रहा है? हमारे माता पिता में हस्तांतरित हो रहा है, और जो हमको हमारे माता पिता के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा वंशानुक्रम। दूसरा हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। शरीर में कुछ स्राव करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हार्मोन्स का स्राव होता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है, जैसे अधिवृक्क हो गया, आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गई, गल ग्रंथि हो गई, गल ग्रंथि हो गई। ये सारी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्राव होता है। यह हार्मोन्स कम या ज़्यादा स्राव जब होता है तो उसके कारण हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है या उससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो क्या हमने सीखा? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कि हर मनुष्य के, मानव के अंदर या हर जीव के अंदर कुछ न कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों से क्या होता है? हार्मोन्स का स्राव होता है। और ये हार्मोन्स कम या ज़्यादा जब स्राव करता है तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व क्या होता है? प्रभावित होता। तीसरा हमारा है शारीरिक रसायन। जिस प्रकार से ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ रसायन पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 4 रसायन पाए जाते हैं। 4 रसायन पाए जाते हैं। तो पहला हमारा है रक्त, दूसरा है पित्त, तीसरा है कफ, और चौथा है तिल्ली द्रव्य। तो हमारे अंदर 4 प्रमुख रसायन पाए जाते हैं, रक्त, पित्त, कफ और तिल्ली द्रव्य। तो इनसे कैसे व्यक्तित्व निर्धारित होता है देखते हैं। जिस व्यक्ति में रक्त की अधिकता होती है वह व्यक्ति क्या होता है? उत्साही और आशावादी होता है। तो वो कैसा होता है? उत्साही और आशावादी। जिस व्यक्ति में के शारीरिक रसायन में रक्त की अधिकता होती है वह व्यक्ति उत्साही और आशावादी होता है। दूसरा है पित्त। जिस व्यक्ति में पित्त की अधिकता होती है वह व्यक्ति क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा। और क्या होता है? कोपशील होता है, दूसरों पर क्रोध करने वाला होता है। अब आते हैं तीसरा जो कफ है। कफ अर्थात श्लेष्मा। जिस व्यक्ति में कफ की अधिकता होती है वह व्यक्ति निराशावादी होता है या हताश और निराश होता है। अब आते हैं तिल्ली द्रव्य। तो हमने क्या सीखा इधर? रक्त की अधिकता से उत्साही और आशावादी व्यक्ति होता है, पित्त की अधिकता से चिड़चिड़ा और कोपशील होता है, कफ की अधिकता से व्यक्ति निराश होता है, और तिल्ली द्रव्य की अधिकता से व्यक्ति उत्साही होता है। उत्साही अर्थात उसके अंदर उत्साह की कमी होती है, उसके अंदर उत्साह क्या होता है? नहीं होता है। तो क्या हमने सीखा? इससे क्या हुआ? एक व्यक्ति से उत्साही और आशावादी हो रहा है जिसके अंतर्गत रक्त की अधिकता है। अब इससे व्यक्ति प्रभावित हुआ। अगर दूसरे व्यक्ति में क्या है? पित्त की अधिकता है तो क्या है? दूसरों पर क्रोध करने वाला हो रहा है, बातों बातों में चिढ़ जा रहा है, तो चिड़चिड़ा हो रहा है। और तीसरा हमने कफ की अधिकता से देखा कि यह व्यक्ति क्या है? निराशावादी बनता जा रहा है, निराश हो जा रहा है श्लेष्मा की अधिकता से।
और तीसरा है तिल्ली द्रव्य। तिल्ली द्रव्य की अधिकता से व्यक्ति क्या हो रहा है, उसमें उत्साह की कमी आ रही है, तो वह उत्साही नहीं होता है। तो इस प्रकार से शारीरिक रसायन भी हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं या व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो अब हम आते हैं वातावरण। वातावरण क्या? वातावरण वह सब कुछ है जो हमें अपनी आँखों से दिखाई दे रहा है, जो हमारे आसपास चारों ओर से हमको घेरे हुए, तो उसे हम कहते हैं वातावरण। तो वातावरण का हम मूल रूप अर्थ ले लेते हैं कि सब कहते हैं कि वातावरण मतलब ये हमारी चारों ओर से घिरी हुई प्रकृति। ऐसा नहीं है, हमारे चारों ओर से घिरी हुई केवल प्रकृति नहीं है, उसमें हम हैं। हम मतलब हमारा परिवार है और हमारे कुछ सह दोस्त हैं जो क्या है, हमारे समाज के अंतर्गत आते हैं, और कुछ सहपाठी हैं जो हमारे विद्यालय में हमारे साथ पढ़ते हैं। तो ये हमारा तीनों मिला करके वातावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वातावरण में परिवार, समाज और विद्यालय ये कैसे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आइए समझे। एक तरह इस वातावरण को हम यहाँ लिखते हैं वातावरण। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ काले क्यों होते हैं, कुछ गोरे क्यों होते हैं, कुछ बुद्धिमान क्यों होते हैं, कुछ क्या बुद्धिहीन क्यों होते हैं। तो इसमें भी वातावरण के द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने कुछ निष्कर्ष निकाला है कि जिन प्रदेशों में ठंडी जलवायु पाई जाती है वहाँ के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं और उनको बुद्धिमान समझा जाता है। और जिन प्रदेशों में गर्म जलवायु पाई जाती है वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं और उनके पास बुद्धि की कमी होती है। तो इस प्रकार से एक तरह से भौगोलिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण भी हमारे व्यक्तित्व को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो गर्म प्रदेशों के लोग काले होते हैं, बुद्धि की कमी होती है, और ठंडे प्रदेशों के लोग गोरे होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आइए चलते हैं हम वातावरण पे, और वातावरण के अंतर्गत हमने लिखा था कि परिवार, समाज और विद्यालय। तो क्या लिखा था, परिवार, एक बार फिर से लिख देते हैं, समाज और विद्यालय। फिर परिवार के अंतर्गत पढ़ते हैं। परिवार क्या है? परिवार संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या पाया जाता हो, रक्त संबंध पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो परिवार कैसे प्रभावित करता है व्यक्तित्व को, तो आइए पढ़ते हैं। पहला है माता पिता का प्रभाव। माता पिता का प्रभाव। दूसरा, घर के अन्य सदस्यों का प्रभाव। तीसरा है परिवार की शिक्षा का प्रभाव। चौथा है पारिवारिक वातावरण या रहन सहन वेशभूषा। पांचवा है जन्म क्रम। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है वातावरण के अंतर्गत। हमने पहला पॉइंट लिखा है परिवार। परिवार में क्या है, माता पिता का प्रभाव, घर के अन्य सदस्यों का प्रभाव, परिवार की शिक्षा का प्रभाव, परिवार की शिक्षा का प्रभाव, पारिवारिक वातावरण और जन्म क्रम का प्रभाव।
पहला हम पढ़ते हैं माता पिता का प्रभाव कैसे पड़ता है। माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चे बुद्धिमान होंगे, वंशानुक्रम में हमने पढ़ा। माता पिता अच्छे से सामाजिक नियमों का पालन कर रहे हैं, मर्यादा का पालन कर रहे हैं, संस्कार का पालन कर रहे हैं, तो बच्चे उन्हें देख करके सीखेंगे और बच्चे उनका पालन करेंगे, वही गुण बच्चों में भी आएगा। दूसरा, घर के अन्य सदस्यों का प्रभाव। जिस प्रकार से माता पिता होते हैं उसी प्रकार से घर के अन्य सदस्य कैसे रह रहे हैं हमारे परिवार में, किस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, कैसे उनका नियमों के प्रति क्या जो है उनका बर्ताव है जो बने हुए हैं हमारे परिवार में, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और बच्चे भी वैसा करने लगते हैं। परिवार की शिक्षा का प्रभाव। परिवार पढ़ा लिखा है, संस्कारिक है, तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और बच्चों को एक तरह से अच्छी शिक्षा दे सकता है। चौथा, पारिवारिक वातावरण। परिवार में सारे लोग मिलजुल करके कैसे रहते हैं। क्या परिवार में कोई गुटखा पाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, क्या परिवार में कोई किसी को डांटता है, क्रोधित होता है, इन सब का प्रभाव क्या है बच्चों पर पड़ता। परिवार का रहन सहन कैसे है, परिवार का वेशभूषा किस प्रकार की है, किस प्रकार के लोगों में उसका उठना बैठना है, इन सारे क्रियाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। पांचवां, जन्म क्रम का प्रभाव। प्रायः देखा जाता है कि जब परिवार में सबसे जो छोटे 3-4 बच्चे हो गए, सबसे छोटे बच्चे को अधिक प्यार किया जाता है, अधिक प्रेम किया जाता है, जिसको लेकर के जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें कुंठा जन्म ले लेती है। तो जो पहले पैदा हुआ उसके प्रति उतना प्रेम ना हो करके जो अंत में पैदा हो रहा है उसके प्रति प्रेम ज़्यादा हो रहा। तो पहले पैदा हुआ अर्थात उसका क्रम तो पहले आ गया, लेकिन उससे वह प्रेम क्या है बिछड़ गया जब अंतिम वाला बच्चा पैदा हुआ। तो जन्म क्रम का तो वो क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और उसे यह लगता है कि हमारे प्रति हमारे माता पिता या परिवार के सदस्य ध्यान नहीं दे रहे। तो ये जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं समाज क्या है। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज ने कहा है कि परिवार के अतिरिक्त एक हमारा समाज होता है जो हमको एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधे रहता है। तो समाज जो है व्यक्ति के समूहों की वह व्यवस्था है जिसमें क्या है सामाजिक संबंध पाया जाता है, उसे हम कहते हैं समाज। तो समाज के अंतर्गत भी देखेंगे सामाजिक व्यक्तियों का प्रभाव। मित्र का प्रभाव, सामाजिक वातावरण, इसी तरह तीनों में पढ़ लेते हैं क्या। सामाजिक व्यक्तियों का प्रभाव, सामाजिक व्यक्तियों का प्रभाव कि जिस प्रकार से हमारे परिवार में हमारे परिवार के सदस्य थे, माता पिता थे, हमारे परिवार में किस प्रकार से रहते थे, कैसा उनका चरित्र था, कैसे उनके संस्कार थे, उसी प्रकार से परिवार के बाद सबसे हमारा जो संबंध होता है, अच्छा संबंध वो हमारे समाज से माना जाता है। समाज के आसपास किस प्रकार के व्यक्ति रह रहे हैं, चोर है, डकैत है, अच्छा है या बुरा है, या आपको परस्पर प्रेम सिखा रहा है, सहयोग सिखा रहा है। तो परिवार के अलावा जो परिवार के आसपास जितने भी घर होंगे उन्हें कहा जाता है समाज। तो आसपास किस प्रकार के लोग रहते हैं आपके पास, उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और आप भी वैसा बन जाते हैं। तो परिवार के अलावा जो समाज के व्यक्ति हैं, अब सारे लोग शिक्षित हैं तो बच्चा जो पैदा होगा वो भी सोचेगा हम भी इन्हीं की तरह शिक्षा ग्रहण करें। या सारे लोग क्या होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, सारे लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे एक दूसरे से,
तो वह भी लड़ाई झगड़ा करेगा। इस तरह से उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। दूसरा, मित्र का प्रभाव। तो परिवार, समाज, इसके अलावा एक दूसरा चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं मित्र। इसका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा बड़ा। सत्संगत कहा गया है, अपनी संगत रखिए। कैसे से संगत रखिए? सत्य के साथ, सच के साथ, अच्छे लोगों के साथ संगत रखिए। तो जिस प्रकार से मित्र होगा, मित्र बुरा होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा, और वह व्यक्ति भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं पहले छोटी छोटी बुराइयां करते करते बड़ी बड़ी बुराइयां करने लगेगा। तीसरा है सामाजिक वातावरण। क्या आपके आसपास का माहौल अंधविश्वासों, कुरीतियों, मदिरा खानों, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि से भरा हुआ? अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हीं के बीच रहेंगे और निश्चित रूप से उसी को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सामाजिक वातावरण। तो हमने क्या सीखा? समाज के व्यक्तियों का प्रभाव, आपके आसपास कैसे व्यक्ति रह रहे हैं उसका प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। आपके मित्र कैसे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आपका सामाजिक वातावरण, रहन सहन, रीति रिवाज, कुरीतियाँ, अंधविश्वास किस प्रकार का है उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है। और तीसरा हम पढ़ते हैं विद्यालय। विद्यालय के अंतर्गत भी, विद्यालय क्या है? विद्यालय वह संस्था है जो हमें क्या कहती है? ज्ञान प्रदान करती या शिक्षा देती। तो विद्यालय के अंतर्गत, विद्यालय इधर लिख लेते हैं, विद्यालय इसके अंतर्गत भी शिक्षा का प्रभाव, शिक्षक का प्रभाव, सहपाठी का प्रभाव, विद्यालयी वातावरण। शिक्षा का प्रभाव, किस प्रकार से विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था की गई, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही, क्या एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जा रही है या एक धर्म को बढ़ावा देकर के शिक्षा दी जा रही है, क्या एक धार्मिक व्यक्ति को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, दूसरे धार्मिक व्यक्ति को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, क्या एक वर्ग को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, क्या एक जाति को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है। तो इस प्रकार की शिक्षा का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। दूसरा, शिक्षक का प्रभाव। जो शिक्षक आपको पढ़ाता है, क्या उस शिक्षक में वो शिक्षक बनने लायक सारे गुण हैं जो एक शिक्षक में होने चाहिए? जैसे समझदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति का, सच बोलने वाला होना चाहिए, हमेशा बच्चों को उत्साहित करने वाला होना चाहिए, बच्चों के बीच में मिलजुल कर रहना, प्रेम भाईचारे के साथ रहना, कर्तव्य परायण होना चाहिए। तो ये सारी, और विषय का अच्छा ज्ञाता भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या शिक्षक में हैं? यदि शिक्षक में है तो वह शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। अगर नहीं है तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, और शिक्षक नहीं पढ़ाना चाहेगा तो बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। तीसरा, सहपाठी का प्रभाव। एक मित्र होता है और एक सहपाठी होता है। मित्र जो होता है वह सहपाठी हो सकता है, या सहपाठी जो होता है वह भी मित्र हो सकता है। तो मित्र जो होता है मूल रूप से आपके आस पड़ोस का होता है, लेकिन जो सहपाठी होता उसे कहते हैं जो आपके साथ साथ पठन पाठन का अध्ययन अपने विद्यालय में करता है, या आपके साथ विद्यालय में बैठता है और आपके साथ सारी क्रियाओं में भाग लेता है, तो उसे हम कहते हैं सहपाठी। तो उसका प्रभाव, जिस प्रकार से आपका सहपाठी होगा उसी प्रकार से आप बनने की कोशिश करें। चौथा, विद्यालयी वातावरण, कि आपके विद्यालय के आसपास किस प्रकार का वातावरण है। क्या विद्यालय के पास कोई शराब की दुकान है, सिगरेट की दुकान है, गुटखे की दुकान है, विद्यालय में कठोर अनुशासन है, विद्यालय में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है,
विद्यालय में एकजुटता नहीं है, इन सब का प्रभाव क्या है हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है और हम उसी प्रकार से क्या करते हैं बन जाते हैं। तो हमने क्या सीखा आज, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ओके।